हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, जो कि क्लास 12 का यार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस जेनेटिक्स के अंदर में हम आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को काफी डीप और इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझाते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अपना जो एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका है थोड़ा लोगों से हटके है, अलग है। अलग क्या है कि हम एनसीईआरटी को रटाते नहीं, हम एनसीईआरटी को सीधे और सीधे समझा देते हैं, है ना। क्योंकि आप रटे रहेंगे तो रटंतु विद्या घटंतु विद्या की जो रटने वाली विद्या होती है धीरे धीरे समय के साथ यार घटती जाएगी, घट जाएगी, एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। पर अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इस तरीके से समझ लिए तो शायद ये कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी। और जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता ही होता है। चलिए भाई, तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कुछ कवर कर लिया था यार, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक काफी डरावना चीज जिसको बोलते हैं हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। इसको आपने देखा ही होगा यार, कैसे हम इसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े में कर करके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी बस समझ समझ करके पूरा का पूरा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन हमने उड़ा दिया था, है ना भाई। इसी तरीके से आज का जो अपना लेक्चर है ये काफी एक छोटा लेक्चर है, आप सभी बच्चों को पता भी होगा और मैं भी ना भी पढ़ाऊँ तो एनसीईआरटी से एक सेगमेंट तो पढ़ लोगे, फिर एक सेगमेंट में थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत आएगा, पर उसको आप कवर तो कर ही लोगे, है ना। आज का जो अपना टॉपिक है, एनी गेस क्या टॉपिक है? तो आज का जो अपना टॉपिक है आ रही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी, है ना। प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में तो मतलब ऐसे इसके लिए दो पैरा लिखा गया है, पूरा का पूरा एक पेज ही उसके लिए डेडिकेटेड किया गया है। और जबकि इस पेज से जरूर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आते रहते हैं, हम इस टॉपिक को छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस हमारे लिए क्या है, क्या है, भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश जैसे होता है ना, पकड़ लो जिंदगी संवर जाएगी। तो ऐसे ही एनसीईआरटी की एक लाइन अगर हम पकड़ लेते हैं तो शायद हमारी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी और शायद हम हमारी जिंदगी संवर जाएगी, है ना भाई। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए लेक्चर को हमें थोड़ा सा अपने औकात को करना पड़ेगा छोटा, और अपनी हाइट को भी करना पड़ेगा छोटा। खैर, आज के टॉपिक में एक हाइट वाला कॉन्सेप्ट भी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्लियोट्रॉपिक एंड पॉलीजेनिक क्या क्या होता है। तो देखो यार, जो चीजें थोड़ी रटने वाली हैं, जिसमें थोड़े एनसीईआरटी के अंदर में स्टफ भर रखा है, इंफॉर्मेशन भर रखा है, उसको मैं आपके लिए ऐसे ही एक पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के ला रहा हूँ, ताकि आपको सोचने और समझने और पढ़ने में काफी इजी हो। और एनसीईआरटी के वो जो हिडन लाइन चिल्लाते रहते हैं लोग ना, हिडन लाइन बताऊंगा, ऐसा कुछ भी हिडन लाइन नहीं होता यार। अगर तुम कॉन्सेप्ट पकड़ के रखे हो, कॉन्सेप्ट में तुम्हारी पकड़ मजबूत है, ठीक है ना, तो सब हिडन लाइन एकदम ओपन लाइन, ठीक है ना। एनसीईआरटी इज ओपन बुक मैन। ठीक, चलिए साहब, यहाँ पे अपना टॉपिक क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो समझिएगा, इसी नाम में ही इसका पूरा का पूरा सार लिख दिया गया है। पॉली का मतलब क्या होता है भाई? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चा? मेनी। पॉली का मतलब होता है बच्चा जी, पॉली। पॉली का मतलब ये पाउली नहीं है, पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी। और जेनिक, जेनिक का मतलब जीन। मतलब कि यहाँ पे कई सारे जो है जीन मिल करके काम कर रहे होंगे, समझ में आ गया ना। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब कि कुछ ऐसा करेक्टर होगा, या फिर कुछ ऐसा करेक्टर होगा, या फिर कुछ ऐसा इनहेरिटेंस हो रहा होगा जिसमें क्या हो रहा होगा कि कई सारे जीन मिल करके उस इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब कई सारे जीन मिल करके एक कोई ना कोई एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, समझ में आया क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि कई सारे जीन मिलजुल करके आपस में एक सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, है ना भाई। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के एक लाइन को। मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट। चलिए भाई, एनसीईआरटी में इसके बारे में एक मेंडल साहब के जमाने की बात किया है, इसको भी समझिएगा। मेंडल साहब जब भी यार क्रॉस कराया करते थे, तो मेंडल साहब किस तरीके से क्रॉस कराते थे? तो एक करेक्टर लिया, फिर एक ट्रेट लिया, उसके दो पेयर थे, ठीक है ना। एक करेक्टर के दो डबल ट्रेट थे, मतलब एक तो था डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। एक करेक्टर लिए थे, उसके दो ट्रेट थे, एक डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। इसके बीच वाला कुछ था क्या? नहीं था। इसके बीच वाला अगर कुछ था तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर में आपको दिखाया गया था, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल भी हुआ था, है ना भाई। तो मेंडल ने जब भी लिया था तो दो
दो ट्रेट को ही लिया था मेंडल। जब भी यार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमेशा दो ट्रेट को ले रहे थे, या तो सबसे या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, उसके बीच का इंटरमीडिएट वाला बात नहीं कर रहे थे मेंडल। ठीक। पर हम सभी जानते हैं कि हमारे नेचर के अंदर में, जैसे मान लो अगर हम कलर की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो फूल और पत्तियों की कलर कलर है इस वायोलेट और व्हाइट ही होगा, है ना भाई? ऐसे बिल्कुल नहीं होता ना कि जो कलर बस वायलेट और व्हाइट होगा। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग तरीके के कलर भी मिलते हैं, अलग अलग तरीके के हाइट भी मिलते हैं। देखिए स्किन टोन को ही ले लीजिए, स्किन टोन को एक तो होगा जो एकदम सबसे कलुआ होगा, ठीक है ना, एक तो जो सबसे होगा एकदम गोरा होगा, और उसके बीच में हम सबकी स्किन टोन, ज्यादातर लोगों की स्किन टोन कैसी होगी, उसके बीच में, ठीक है ना। मतलब स्किन टोन में ही देखो कितने सारे ग्रेडियंट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के थोड़ा सा इससे भी सस्ता एग्जाम्पल लेते हैं, लिपस्टिक देख लो यार, लिपस्टिक, लड़कियों की लिपस्टिक देखो कितने अलग अलग ग्रेडियंट में आते हैं, पता नहीं कौन कौन से कलर है। नेल पॉलिश लड़कियों की देखो पता नहीं कौन कौन से कलर बना दिए गए, है ना भाई? तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? लिपस्टिक तो एक ही है, बस कलर अलग अलग है ना भाई। सिमिलरली एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा ही है ना। तो क्या कह रहे हैं हम? बस ये कह रहे हैं कि मेंटल जो थे या तो सबसे डोमिनेंट या तो फिर सबसे रिसेसिव लिया करते थे, इंटरमीडिएट की बात नहीं करते थे। पर नेचर में हमारे इंटरमीडिएट जैसा भी कुछ चीज होता है, तो इसी पॉलीजेनिक वो सारी चीजें हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर में कवर कर लेंगे। तो इंटरमीडिएट का बात नहीं किए थे, तो उस इंटरमीडिएट वाली चीज का बात हम इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर में करेंगे। देखो हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या फिर हर एक ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया क्या? ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इसमें भी देखो कई सारे जीन मिलकर के एक सिंगल कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो अगली लाइन वही है, यहाँ पे क्या लिखा है पहली लाइन, मेंटल ट्रेट विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट। इन्होंने बहुत सारा डिस्टिंक्ट नहीं लिया था, जैसे फ्लावर कलर को पर्पल और व्हाइट ही बस लिए थे, ठीक है ना। पर्पल और व्हाइट ही ये कंसीडर करके अपना सारा काम क्या कर रहे थे, करते जा रहे थे। पर यहाँ पे कलर के अंदर में बहुत सारे यार इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। आप कभी लिपस्टिक खरीदने जाओ या फिर नेल पेंट खरीदने जाओ तो देखोगे कितने, एक पूरा चार्ट ही मिल जा रहे, तुम घर पेंट कराने जाओ यार कितने ग्रेडियंट में कलर दिखाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है साला। चलो भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी अपना स्किन टोन का एग्जाम्पल लिया, और हम ह्यूमन हाइट का भी एग्जाम्पल लिया। किसी की हाइट खूब बड़ा, एकदम तरकुल के पेड़ जितना, कोई एकदम बिल्कुल सा एकदम पौना सा होता है। तो वो भी, ये दोनों जो है, ये जो दोनों के दोनों जो करेक्टर हैं, दोनों के दोनों जो करेक्टर हैं, किसके एग्जाम्पल है? दोनों के दोनों जो करेक्टर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। देखो ये दोनों के दोनों जो करेक्टर हैं, ये कैसे कंट्रोल होते हैं? ये दोनों जो भी पॉलीजेनिक करेक्टर है, ऐसा आप बोल सकते हैं, जो भी ये सब करेक्टर हैं, ये कैसे कंट्रोल होते हैं? तो ये करेक्टर जो होते हैं, थ्री और मोर देन थ्री जीन, तीन या तीन से ज्यादा जीन मिल करके, देखो तीन या तीन से ज्यादा कई सारे जीन मिल करके इसको कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? एक सिंगल करेक्टर को, ठीक है ना। देखो ह्यूमन स्किन कलर एक सिंगल करेक्टर है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कई सारे जीन है। ह्यूमन हाइट एक सिंगल करेक्टर है, इस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए ना जाने कितने जीन मिले हुए हैं, तब जाकर के अपना ह्यूमन का हाइट कंट्रोल हो रहा है। एनसीईआरटी ने यार काफी एक दर्द भरी लाइन लिखा है, इस दर्द भरी लाइन को समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी में यही अपना जो दुखता हुआ ना सब पकड़ लेता है एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है ना, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्टेड होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। कैसे कैसे समझेंगे आप? जैसे कि मान लो हम यूपी हुआ, बिहार हुआ, इधर का जो अपना एरिया हुआ, ठीक है ना, इधर के लोगों की नॉर्मल स्किन टोन कैसी होती है? तो लगभग इंटरमीडिएट स्किन टोन के हम सब पाए जाते हैं, ना ही हम एकदम कलुआ है, ना ही हम एकदम गोरे हैं, ठीक है ना। तो हम सब क्या क्या है, थोड़े इंटरमीडिएट स्किन टोन के हैं। आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में देखेंगे थोड़ा सा वहां पे डार्क स्किन टोन है ना। इसके बाद आप उधर चले जाइए, वेस्ट इंडीज साइड में चले, देखते हैं कितना करिया करिया कलुआ होते हैं सब। तो उतना काले होते हैं ना, जामुन के बीज जैसे होते हैं सब, जामुन जैसे होते हैं, जामुन का बीज तो व्हाइट होता है, जामुन जैसे होते हैं, उतना कलुआ होते हैं। श्रीलंका वालों को देखिए, वो भी कलुआ होते हैं, ठीक है ना। कलुआ, हम किसी स्किन का भेदभाव नहीं कर रहे हैं भाई, हम बस खाने के लिए, हम खाने के लिए हैं, ठीक है ना। और हम सब बीच वाले हो गए, ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्किन, अरे बीच वाले नहीं, मतलब इंटरमीडिएट स्किन टोन वाले हो ना। हाँ, ये वो समझना कि हम सब वही बीच वाले हो गए, हाँ भाई बीच वाले थोड़ी।
तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो उधर क्या वेस्ट इंडीज साइड में श्रीलंका साइड में क्या हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी ज्यादा पड़ने से उधर के लोग कैसे हैं, क्या है, कैसे हैं, काले काले। इसी तरीके से आप कश्मीर साइड में जाइए, वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है तो कितने व्हाइट व्हाइट उनकी स्किन टोन होते हैं यार। कश्मीर के जो भी बच्चे यार हमको देख रहे हैं, कश्मीर यार बहुत खूबसूरत, ठीक है ना। कश्मीर के जो भी लड़के हैं, मैंने कई सारे मतलब एक दो मेरे फ्रेंड्स भी हैं यार, एकदम व्हाइट स्किन टोन होता है, उनकी स्किन एकदम सॉफ्ट भी होती है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यार कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, किसके लिए, हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए, ठीक। अब इसका रीजन क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो हर एक करेक्टर कैसे कंट्रोल होता है, तो हर एक करेक्टर कंट्रोल होता है जीन से, ठीक है ना। और इस चीज के लिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या है, कई सारे जीन, क्या मैं बोल रहा हूँ कि हर एक करेक्टर कंट्रोल होता है किससे, एक जीन से, है ना। हर एक करेक्टर भैया कंट्रोल होता है जीन से। और पॉलीजेनिक में तो कई सारे जीन मिलकर के एक सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ, कई सारे जीन मिलकर के एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो हर एक जीन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और हर एक जीन के एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, दो अल्टरनेटिव फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अलील, ठीक है ना। हर एक जीन के दो दो अलील हैं जो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो हर एक अलील का, हर एक अलील्स का, हर एक जीन्स का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। और जीन पे बताओ हमारे इन्वायरमेंट का फैक्टर पड़ता है कि नहीं, होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक अलील्स का जो इफेक्ट है एडिशन में हो जाता है, जुड़ जाता है। जब हर एक एलील का इफेक्ट क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, फिर जाकर के वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक ग्रेडियंट मिल रहा है, ना ही हमें सबसे ऊपर मतलब डोमिनेंट रेसिस्ट को छोड़ करके ग्रेडियंट भी देखने के लिए मिल रहा है। समझ में आया क्या कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करता है, तो कैसे, तो उसका रीजन बस यही है कि कई सारे जीन मिलकर के कंट्रोल करते हैं, हर एक जीन कंट्रोल करता है। और हर एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होते हैं, तो सारे अलील्स का एडिटिव एडिटिव मतलब जोड़ करके इफेक्ट जो होता है यही प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आया क्या भाई, समझ में आ गया तो सारे लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी वालों को लगता है यार बच्चे रटते हैं पॉलीजेनिक इज कंट्रोल बाय एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल, ऐसा थोड़ी होता, समझ लिए तो रटना ही क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लिखा भी है पॉलीजेनिक इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील एंड इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। हर एक एलील्स का जो होता है इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में ले रखा हुआ एग्जांपल मैं यहाँ पे चिपका दिया। ये माना है, इसने बोला है कि मान लो बेटा कि स्किन कलर को या फिर स्किन टोन को कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो एबीसी है, बॉडी में एबीसी नहीं है, ठीक है ना। मान लिया है कि एबीसी कोई जीन है, तीन जीन है, और तीनों जीन मिल करके हमारी स्किन की कलर को कंट्रोल करता है। अगर हम इसका डोमिनेंट जीन बनाए, अगर इसका हम डोमिनेंट बनाए तो ये बनेगा, इसका रिसेसिव बनाया तो ये बनेगा। जो डोमिनेंट जो होगा एकदम काला होगा, डोमिनेंट वाला ये एकदम काला होगा, देखो एकदम इतना काला, इससे भी काला होगा टारगेट स्किन टोन। और लाइटेस्ट स्किन टोन कैसा होगा, लाइटेस्ट स्किन टोन जो होगा ऐसा, देखो तुमको दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे मैं इतना व्हाइट तो देखा ही नहीं, इतने गोरे होते हैं, ठीक है ना। मैं कहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना जहाँ पे लाइटेस्ट स्किन टोन है, क्या ना इसके यहाँ पे, देखा ना इतना गोरा होगा जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, ठीक। चलिए साहब, अब आगे क्या है, जो इसका ये वाला जो होगा, अगर इस तरीके से हम हेटेरोजाइगस जो जिसमें तीन आपको हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहा है, अगर इस तरीके का कुछ होगा तो ये कंट्रोल करता है अपना कौन सा इंटरमीडिएट स्किन या फिर स्किन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्किन टोन को ये कंट्रोल करते हैं, है ना भाई। तो ये सारा कुछ रहा है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। अब एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है यार प्लियोट्रॉपी, ठीक है ना। ये भी एनसीईआरटी में है ये चीज, पॉलीजेनिक तो समझ में जाते हैं बच्चे, प्लियोट्रॉपी तो और नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीजें दे रखी है ना थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया है, पर ये बहुत आसान है। देखो जो मैंने पॉलीजेनिक में बताया उसका उल्टा पॉलीजेनिक में क्या हो रहा था भैया, इसमें पॉलीजेनिक में हो रहा था कि कई सारे जीन मिल करके, तीन या तीन से ज्यादा जीन मिल करके एक सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। अब इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दो कि यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल जीन जो है ये क्या कर रहा है, कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल, एक सिंगल जीन मिल करके जो एक ही सिंगल जीन हो कई सारे
कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और नाम आप देख करके ही पहचान जाओगे, ठीक है ना। प्लियोट्रॉपी, प्ली का मतलब होता है कैरेक्टर और प्लियो का मतलब होता है मेनी, मतलब कि कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन होगा। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल जीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल जीन होता है, इसी जीन को हम बोलते हैं क्या, प्लियोट्रोपी जीन, ठीक है ना। इसी जीन को बोलते हैं क्या भाई, इसको जीन को बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, ये प्लियोट्रोपिक जीन क्या करता है, तो ये मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर को, हमारी बॉडी के मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर को, जो प्लियोट्रोपिक जीन होता है, ये क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रीजन क्या है कि ये कई सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल या फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। तो इसका रीजन ये है कि ये जो जीन होते हैं ना, ये ऐसे जीन होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल। तो कौन से जीन है, तो वो जीन है जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं। और जब आप सभी जानते हैं अगर मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के फिनोटिपिक कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। मेटाबॉलिक देखो, बॉडी के अंदर में जो कुछ भी चल रहा सब मेटाबॉलिज्म का ही देल है। अगर मेटाबॉलिक पाथवे का ही जीन डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिक पाथवे का ही जीन जो है, अब मेटाबॉलिक पाथवे का जो जीन होगा, ऑब्वियस बात है कई सारी चीजों को यार कंट्रोल कर रहा होगा। अगर ये कई सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो अपना मेटाबॉलिक पाथवे वाला जीन है, ये मल्टीपल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली यार, ये जो अपना क्या बोलते हैं, ये जो अपना मेटाबॉलिक पाथवे का जीन है, सिमिलरली यार मल्टीपल अपने फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो खूबसूरत सा एग्जाम्पल दे रखा है, एक डिजीज का दे रखा है, ठीक है ना। डिजीज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फिनाइल एलेनिक एक एसिड होता है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है बॉडी के अंदर है, फिनाइल, देखो एक होता है एलानीन, ठीक है ना। इसी एलानीन का डीएमिनेशन होता है ना तो पायरुवेट बन जाता है। आप इसके एनसीईआरटी में रिएक्शन भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल एलेनिक एसिड होता है। फिनाइल एलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर जिसको आता है बनाने तो बना लो। एसेंशियल अमीनो एसिड में आपको एलानीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, CH NH2 C डबल बॉन्ड O, फिर COH CH2, ये होता है, ठीक है ना। तो फिनाइल एलेनिक एसिड में क्या होता है, पर मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दूं आपके सामने। इसमें होता क्या है, ये जो फिनाइल एलेनिक एसिड होता है ना हमारी बॉडी में भैया, इस एक कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें भी कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। अगर अगर ये देखो क्या होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये जो फिनाइल एलेनिक हाइड्रोक्सिलेस है, जो हाइड्रो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो जो फिनाइल एलेनिक हाइड्रोक्सिलेस है, इसको किसमें कन्वर्ट कराता है, टायरोसिन में। समझ में आया क्या, ये जो फिनाइल एलेनिक हाइड्रोक्सिलेज है किसमें कन्वर्ट कराता है, टायरोसिन में। फिनाइल एलेनिक हाइड्रोक्सिलेज को प्रोड्यूस करने वाला भी कोई ना कोई जीन होगा कि नहीं होगा साहब, हाँ साहब, कोई ना कोई तो जीन होगा ही जो फिनाइल एलेनिक हाइड्रोक्सिलेज को कंट्रोल कर रहा होगा। ये टायरोसिन बन, है ना। तो टायरोसिन क्या होता है, इसके अलग अलग डेरिवेटिव बनते हैं, है ना। इस टायरोसिन के क्या होते हैं साहब, इसके अलग अलग डेरिवेटिव बनते हैं। उस डेरिवेटिव में एक आपको बनता है, इसी से मेलानिन भी बनता है जो हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन जो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साहब, डोपामिन हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही होता है ना भाई, डोपामिन जो होता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेलानिन हमारी स्किन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इसके अलावा ये एड्रेनलिन और थायराइड T3 T4 भी बनाता है, यही टायरोसिन, है ना भाई। देखो ये जो फिनाइलएलेनिक होता है, अगर ये बॉडी के अंदर में एक्सेस हो जाता है, क्या होगा, एक्सेस कब होगा, जब ये इस जीन के अंदर में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत आ जाए, मतलब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए कि बॉडी के अंदर में फिनाइलएलेनिक हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है, तो फिनाइलएलेनिक क्या टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिनाइलएलेनिक एसिड बॉडी के अंदर में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक्सेस होगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फिनाइल पायरुवेट। इसे फिनाइल पायरुवेट को हम बोलते हैं कीटोन बॉडी है। किडनी इस चीज को एक्सक्रीट भी करती है, ठीक है ना। पर अगर ये जो चीज है ना, अगर ये ब्रेन के अंदर में एक्यूमुलेट हो गया फिनाइल पायरुवेट, फिर क्या हो जाएगा भाई, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। समझ में आया। मेंटल, देखो ये जो डोपामिन होता है ना हमारे ब्रेन फंक्शन करता है, डोपामिन बन ही नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा कि नहीं। और फिनाइल जो पायरुवेट होता है मेंटल रिटार्डेशन का काम करेगा। समझ में आया क्या। तो अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो टायरोसिन है मेलानिन भी बनाता है,
अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब फिनाइलएल्निक एसिड से हाइड्रोक्सिलेज, अगर फिनाइलएल्निक हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाएगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो बताओ मेलानिन कैसे बनेगा? तो साहब मेलानिन बन पाएगा क्या? मेलानिन नहीं बनेगा। अगर मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, मतलब कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब बॉडी से मेलानिन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, और जब बॉडी के अंदर मेलानिन की फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो स्किन एकदम गोरा हो जाएगा, ठीक है ना? एकदम जैसा ये गोरा है, सफेद सफेद दाग टाइप से, तो उसको बोलते हैं एल्बिनिज। क्या बोलते हैं? उसको बोल रहे हैं हम एल्बिनिज, ठीक है ना? और ये एल्बिनिज किस वजह से हो रहा है? तो एंजाइम जीन डिफिशिएंट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ही वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम बॉडी के अंदर में आ रहा है ना भाई? तो ये सब जो है ये जीन से ही रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है ना? अगर मेटाबॉलिक पाथवे में कोई भी डिस्टरबेंस होता है, मेटाबॉलिक पाथवे के जो जीन है, एंजाइम बनाने वाली जो जीन है, इसकी मशीनरी में कुछ भी अगर खराब होता है तो इस तरीके के डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद है ये जो दोनों छोटे छोटे टॉपिक जो थे अपने पास, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और साथ साथ प्लियोट्रॉपिक जीन, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अपना सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक के साथ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग स्टार।